going to study about average speed and average velocity. This is the new topic for you. But from this starting, इससे शुरू करने से पहले हमारा एक टॉपिक रह गया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाना चाहता हूं और उसमें वेक्टर को लेकर भी बात हो रही है, तो काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो पहले उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है तो ये देखिए, ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर। ओके, इस सर्कल के अंदर आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जा सकते हैं। आपने जैसे यहां से पढ़ा था कि सपोज ए पॉइंट से ए पॉइंट पर आप चले गए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था आपने। ए से यहां पर आ गए, तब भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते थे। हाफ में, क्वार्टर के लिए भी आपने कर लिया था। लेकिन अगर आपको कोई भी एक अर्क दे दी जाए, सपोज ये दे दिया, अब ये तो 90 डिग्री भी नहीं है, 180 भी नहीं है, पूरा कंप्लीट सर्कल 2 पाई यानी कि 360 भी नहीं है। तो सपोज अगर आपसे P और Q पॉइंट इस तरह से कह दिया जाए कि P से Q जाइए आप अर्क पे, इस तरह से, तो आपको यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूं मैं इसको, ताकि थोड़ा सा और। यहां पर 90 है आपका, यहां पर ये 90 बन जाएगा L। ये देखिए, दिस इज आल्सो आर, दिस इज आल्सो आर रेडियस। यहां पर पॉइंट ले लेता हूं मैं P और यहां पर ले लेता हूं Q। ये थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया मैंने। ओके, तो इसके अंदर आप देख सकते हो डिस्टेंस क्या होगा। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये होगा डिस्टेंस, और जो ये आपको मैं दूसरे कलर से दिखाने जा रहा हूं ये डायरेक्ट। ओके, ये जो डायरेक्ट है ये क्या होगा, यस, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो रेड कलर वाली लाइन क्या शो करेगी, डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये होता तो हम पाइथागोरस लगा के हम इजीली कर लेते थे, तो इसको कैसे करेंगे। अगर आप इसका डायग्राम आप देखना चाहते हो तो देखिए, ये पॉइंट O हो गया आपका, ये ब्लैक कलर की लाइन ये आपका अगेन R हो गया, और ये दोबारा से OP ये भी दोबारा से R हो गया। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, सपोज इसमें कोई भी एंगल आ सकता है, अब 0 से लेकर 360 डिग्री तक। तो ये वाला जो एंगल है, सपोज आपने इसको ले लिया 60 डिग्री, फिलहाल 60 डिग्री। अगर आप इसको थीटा लेते हो और अगर आपको ये रेड कलर यानी कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डायरेक्ट फार्मूला पहले नोट कर लीजिए। इस केस में जब कोई भी एंगल हो, ठीक है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला रहेगा आपका 2 sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। आई एम रिपीटिंग, 2r sin थीटा बाई 2। इसमें हमने इसको वेक्टर का यूज करके निकालना है, वेक्टर का। अब बात आ जाती है वेक्टर क्या होते हैं, ये कहां से आ गए सर, ठीक है। और दूसरी बात, चलो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूं, ये फार्मूला कैसे आया ये बाद का केस है। फिलहाल मैं यहां पर आपको इस फार्मूले का यूज करके बता देता हूं कि अगर ये मेरा 60 डिग्री होता, कितना होता, 60 डिग्री, तो क्या होता, आप यही फार्मूला लगाएंगे। R रेडियस है आपके पास, तो 2r sin 60 डिग्री बाय 2, ये कैंसिल हो जाता और आपके पास आ जाता 30 डिग्री। नाउ 2r sin 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री, टेल मी स्टूडेंट, हरी अप। 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ये r वैल्यू आ जाती है आपके पास, क्या आ जाती, r। तो रिजल्ट आपके पास आ जाता r। लेकिन अगर ये 30 डिग्री हो और भी कोई, देखो 90 डिग्री के लिए करके देखना आप। अगर ये ग्रीन वाले ले ले तो हम पॉइंट A इसको ले ले और पॉइंट B इसको ले ले, तब क्या होता, यहां से यहां तक का बन जाता ना ये हाइपोटेन्यूस। तो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, बन जाती है कि नहीं बन जाती है। और इनके बीच एंगल कितना होता है ये वाला, बताइए मेरे को। यही डायग्राम देखो मैंने इधर ले आया हूं मैं, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर,
90 डिग्री। बोलिए। 90 और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया आपका, वेरी गुड, ये 90 डिग्री। तो आपके पास फार्मूला है 2r साइन थीटा बाई 2। तो आप इसको सोल्व करके देखिए, 2r साइन 90 डिग्री बाई 2, तो 2r साइन 45 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री? कम फॉरवर्ड, जिसको भी पता है हरी आप। 1/√1 द वैल्यू ऑफ साइन 1/√2। नाउ सॉल्व इट। 2 को क्या लिख सकते हो आप? √2 इंटू √2 अपॉन √2 है, और ये साथ में r, ये कैंसल, √2r। और अगर आपको वैसे निकालना है दिस इज r, दिस इज r, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप पाइथागोरस लगाकर कर सकते हो, यही होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या आ जाएगा ये? 2r स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए यहां से भी क्या आ रहा है? √2r। तो इसका मतलब जो फार्मूला हम लेकर चल रहे हैं वो आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल कर दे रहा है। अगर ये फार्मूला आपको आता है तो आप इजिली क्या कर सकते हो? कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, जब हाँ दो वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल दे रखा हो। अभी तक आप कर रहे थे कि यहां से पूरा ऐसे चला गया, ठीक है, पूरे सर्कल के लिए, हाफ के लिए करा आपने, क्वार्टर के लिए करा, बट कहीं भी हो सकता है वो आर्क के ऊपर, सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। देन यू हैव टू यस अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूं कैसे ये फार्मूला आया? यस सर। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं और सॉल्व करते हैं। आप वैसे ये फार्मूला उस केस में भी लगाना चाहते हैं, डायमीटर वाले केस में? डायमीटर वाले केस में अगर यहां से यहां तक चला जाता है तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यस और नो? तो इसके लिए भी कर लो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, पुट करिए 2r साइन 180 डिग्री अपॉन 2r साइन 90 डिग्री, एंड देन 2r1। और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ गया है? 2r, मतलब डायामीटर। क्या ये सही है? यस और नो? ठीक है। आई होप आप ये समझ चुके हैं कि अगर आपको ये फार्मूला आता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना कितना आसान हो जाता है, अगर बीच में एंगल पता हो तो ये आप यूज करेंगे जब आपके पास एंगल वाइज दो चीजें दे दी गई हो। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर हमने इसको सोल्व कैसे करा, ये फार्मूला कैसे आया। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, ये आपने पढ़ रखी है, पढ़ रखे है या नहीं? मैथमेटिकल टूल्स में या इंट्रोडक्शन में आए हो? ये देखिए, पहली बात तो ये दो वेक्टर ले लिया मैंने ओ पॉइंट से, एक वेक्टर ले लिया आपने इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड में सेम ले भी लूं, नंबर एक, अगर दोनों की वैल्यू सेम ले भी लूं बट डायरेक्शन अलग है, अगर मैं कहता हूं r इज इक्वल टू आर, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज आर वेक्टर, ये दोनों इक्वल है, तो गलत होगा। बिकॉज अगर आपने वेक्टर कह दिया तो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, अगर डायरेक्शन अलग होगी तो आर वेक्टर और आर वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। आर और आर को कह सकते हो इक्वल, बट आर के ऊपर ये एरो लगाते ही आप इसको इक्वल नहीं बोल सकते, तो आपको ऑटोमेटिक क्या लेना पड़ेगा? R1 R2। भले ही R1 इज इक्वल टू R2 हो सकता है, बट R1 वेक्टर नॉट इक्वल टू R2 वेक्टर। क्यों? इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी डायरेक्शन कुछ और है। हाँ, सेम डायरेक्शन में होते तो ले लेते आप, ठीक है। तो ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2, जैसे आपने इधर और इधर ले लिया, ये R और R इक्वल है, लेकिन वेक्टर लगाते ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, डायरेक्शन अलग हो चुकी है, और एंगल इन बिटवीन इज थीटा। तो अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, वैसे आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर हम किसी ओरिजिन से किसी वेक्टर की ऐसे लोकेशन लेते हैं तो इनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखना बेटा, ये कुछ नई टर्म है जो आपको हाँ याद रखनी है, ताकि आपको कभी भी बुक में अगर ये वर्ड आ जाए तो आप पजल ना हो जाओ। पोजीशन वेक्टर वो होता है जिसको एक रेफरेंस पॉइंट से आप उसका डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड लेते हो, तो डायरेक्शन भी हो गई और मैग्नीट्यूड भी, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक। तो ओ बी क्या होगा? ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? R2।
और ये क्या होगा, कौन सा वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको। भाई हमने इसकी पोजीशन लिया अपने रेफरेंस पॉइंट से, भाई यहाँ से मार्केट कितनी दूर है, यहाँ से तुम कितनी दूर हो, कोई बैठा है यहाँ से, ये दीवार कितनी दूर है, तो ये मैंने पोजीशन लिया है, तो पोजीशन वेक्टर। बट ए से बी पॉइंट के बीच में जो ये आपको दिख रहा है, ये आपने देखो ऐसे कवर करा था, ये आर्क शेप में, कैसे करा था, ये आर्क शेप में सर्कल का ही पार्ट लिया था, ऐसे ब्लू कलर की लाइन से। ये एक्चुअल पाथ था आपका, क्या था, एक्चुअल पाथ। लेकिन जो ये रेड कलर की लाइन आपने स्टेट ज्वाइन करी है, शॉर्टकट मारा है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ लिया है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कि जो आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, अब आप उसको वेक्टर बनाकर पढ़ रहे हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर भी मतलब डायरेक्शन होती है। तो ए से बी जा रहे हो आप एक तरह से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए टू बी, लाइक दिस। और एक्चुअल पाथ की डायरेक्शन भी क्या होगी, ए टू बी, लेकिन वो आर्क शेप में होगी और ये स्ट्रेट लाइन में। तो यहां पर आप इसको आप भूल जाइए, एक्चुअल पाथ को। बात आती है मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट निकालना था और इसकी डायरेक्शन ए से बी है, नॉट बी टू ए। आप ए से बी जा रहे थे तो ए टू बी ऐसे लेना है। नाउ दिस इज अ ट्रायंगल। क्या हो गई है, ये ट्रायंगल बन चुकी है। इस ट्रायंगल के अंदर R1 R2 आपके पास पोजीशन वेक्टर है और ए बी आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको मैंने डी से लिख दिया। तो पूरी ट्रायंगल में 3 साइडें विद डायरेक्शन आपको मिल चुका है। अब आप इस पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, वेक्टर सम। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर सम। कैसे करेंगे वेक्टर सम, जो डायरेक्शन में होगा, यहां से चलिए आप, जो इसकी डायरेक्शन में होगा उसको तो प्लस साइन के साथ ले लेना है इसके साथ, और जो अपोजिट में होगा उसको इक्वल टू के उधर रख देना है प्लस साइन के साथ। दोबारा से, ओ से ए प्लस ए टू बी, अगर ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ओ ए, ये डायरेक्शन हो गई, ए से बी फिर दोबारा से सही चल रहा है, ये इसी लाइन में चल रहा है अपनी। बट बी से ओ आते ही ये अपोजिट हो जाता है, और जो एक साइड अपोजिट मिलती है उसको आपने रखना है इस साइड। बट जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में, ऐसे वैल्यू लगाइए, R1 वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और ये क्योंकि इक्वल टू आपने लगा दिया, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, लेना ओ बी ही आपने, बट इक्वल टू से उधर ले लिया, माइनस लेने की जरूरत नहीं है। और अब आप इसको ऐसे लिखेंगे। बताइए मेरे को, क्या आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए? नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हरी अप, दोबारा बता दो सर एक बार। ओके, ट्रायंगल देखिए आप, ये इस ट्रायंगल में आपको 2 वेक्टर तो एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं और तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है उनके। तो जो 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में मिल रहे हैं आप उनको प्लस ले लीजिए, और इक्वल टू जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको उधर प्लस के साथ लिख दीजिए। दोबारा से एक डायग्राम और मैं दे देता हूं, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे को। क्या लिखेंगे इसको, जल्दी बताइए, क्या लिख सकते हैं इसको? A vector plus B vector is equal to C vector. C vector equals to A vector. plus B vector equals to C vector. Students, tell me your answer. B vector plus B vector. A vector plus B vector is equal to C vector. वेरी गुड, बस यही चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ये आप देख सकते हो इजिली। इसको वेक्टर सम ऑफ इन केस ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर आपको ये मिलते हैं। तो आगे चले अब। यस सर। तो वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब आप वेक्टर डी की वैल्यू देखो, वेक्टर डी की वैल्यू निकालोगे तो डी के साथ उसकी डायरेक्शन भी निकलेगी, ए टू बी। तो आपको वो नहीं निकालनी है फिलहाल, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे।
देखो दूसरी चीज आपके लिए आ चुकी है मैग्नीट्यूड, हाउ टू टेक द मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डी का अगर मैग्नीट्यूड मॉडुलस ले लेते हो तो ये सिर्फ डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी। कैसे? स्केयर, और क्या करते हैं हम इसके अंदर डायरेक्शन को खत्म कर देते हैं। अब इनकी डायरेक्शन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये दो वेक्टर आपको माइनस साइन के साथ मिलते हैं तो आपको इस तरह से लिखना है r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r2 r1 कोस थीटा अंडर द रूट। ये फार्मूला रहेगा माइनस का अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो। और अगर ये प्लस का होता तो नोट कर लीजिए आप इसको, अगर यहाँ पर दो वेक्टर का सम इस तरह से होता मैग्नीट्यूड, तो आप इसको लिखते r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस 2r2 r1 कोस थीटा अंडर द रूट। ये दो वेक्टर का सम का अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो ये फार्मूला, माइनस है बीच में तो यहां पर माइनस आ जाएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। यानी कि ये फार्मूला आएगा हमारा इससे, और ये फार्मूला हम प्रूव करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है, जो भी 2-4 दिन बाद आएंगे आपके। तो ये फार्मूला आ गया आपके सामने, ये वेक्टर हट जाएंगे इनके, ओके। इसके बाद आफ्टर दिस द वैल्यू ऑफ d is equal to r2 स्क्वायर। r2 की वैल्यू कितनी थी? r ही ले रखी थी उस डायग्राम में, r स्क्वायर। r1 की भी क्या थी? r स्क्वायर माइनस 2r इंटू r कोस थीटा अंडर द रूट। सॉल्व इट, 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कोस थीटा। यहां पर ध्यान देना, इससे 2r से 2r स्क्वायर कैंसिल नहीं करोगे आप, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोस थीटा है। So mathematically you have to take common in this case and you can write the above relation as cos theta under the root. This is the value of d displacement. Okay, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? देखो अब एक नया मैथमेटिकल टूल्स चल रहे हैं बेटा, ये आपके जो मैथमेटिकल टूल्स आप शुरू में पढ़ाए गए थे, अब साथ के साथ आप नोट करते जाओ, ये फार्मूले आपके तैयार होते जाएंगे। 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर 1 प्लस कोस थीटा होता तो आप लिख सकते थे इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये दो फार्मूले आप ध्यान रख लीजिए, अभी जिनकी जरूरत पड़ती है बेटा वो साथ के साथ करते जाइए। जिस टाइम आप इनका यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, आर्टिकल तैयार करेंगे, इन फ्यूचर जब भी आपके सामने आएंगे तो आप इनको ऑटोमेटिक याद रख सकते हो। So 2r square 1 minus cos theta. Instead of 1 minus cos theta, you have to put here 2 sin square theta by 2. Now simplify it. Simplify करिए इसको, तो इसको लिखा जाएगा d is equal to 2 2 is 4 r square sin square theta by 2 under the root. And from there 4 का square, 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2 r square का अंडर रूट r sin square का sin, और साथ में बचेगा थीटा बाय 2। तो यही वो रिलेशन है जो आप यूज कर रहे थे क्या निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप इसको समझ गए हो। कोई कुछ पूछ रहा है तो बेटा पूछो जल्दी से, फिर आगे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बताइए बेटा, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हमने क्यों इतना दम लगाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे? क्योंकि जो आने वाले टॉपिक है, आर्टिकल है, वो बड़ा मतलब इफेक्ट करते हैं इस चीज को। अब बात आ जाती है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड, और सेकंड है एवरेज वेलोसिटी। फार्मूला सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इधर आ जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल नहीं भी लगाओगे इसमें चल जाएगा काम, बट इसमें जरूर लगा लेना। और ये टाइम कौन सा है? लिख लो, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। पूरा फार्मूला अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो, ओके। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, इस तरह से। तो बात आ जाती है टाइम क्या है?
टाइम तो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि वेक्टर भी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसी की वजह से ये भी क्या हो जाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है और ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालने आएंगे तो आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे भी क्या कर जाओगे, दिक्कत आ जाएगी, कर नहीं पाओगे। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस से लेके चलेंगे हम। कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं। लेट अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, इसका डिस्टेंस ले लो आप 20 मीटर, कितना, सपोज 20 मीटर, और ये इसने 2 सेकंड में कवर कर दिया। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, ए टू बी। उसके बाद वो वापस आ गया, वापस आकर उसने ये 10 मीटर कवर कर दिया, बट ये उसने कर दिया बेटा 3 सेकंड। अब इस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। नाउ द इनिशियल पॉइंट इज सी, मैं ब्लैक कलर के इससे कर देता हूं। ए आपका इनिशियल पॉइंट रहेगा और सी आपका फाइनल पॉइंट रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको। ए टू बी गया वो 20 मीटर, ठीक है, टोटल 20 मीटर था, 2 सेकंड में कवर किया, और बी टू सी आया तो वो 10 मीटर कवर करा उसने और 3 सेकंड। तो इसके अंदर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो ये दोनों चीजें निकालनी है। जिसको आता है वो आंसर बता सकता है अपना, और जिसको नहीं आता है वो तो ध्यान से देखना। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो टोटल क्या है, ए से बी गया और बी से सी आया, और क्योंकि ये स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 20 प्लस 10 ए बी प्लस बी सी अपॉन टाइम कितना होगा, इसको T1 ले लीजिए, इसको T2, इसको S1 ले लीजिए, इसको S2। तो फार्मूला बना लेंगे अभी हम T1 प्लस T2। अब ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, मैंने तो S1 ले लिया तो S1 लगाऊंगा, ठीक है, BC में S2 लगाएंगे, T1 प्लस T2। यानी कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल से फोबिया है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल से फोबिया क्यों है, क्योंकि आपको फटाफट से आंसर चाहिए, बस फार्मूला लगा दिया, पुट कर दिया। तो क्यों ना आप इन चीजों को ऐसे समझे, ऐसे समझेंगे, कुछ पिक्चर बनेंगे, कुछ समझेंगे, तभी तो आएगा। आपने क्या करा, आप डायरेक्ट में ऐसे भी कर सकता था 20 प्लस 10 30। तो मैंने अब देखो बिल्कुल इसको ध्यान से एक एक स्टेप को कर दिया है। 20 मीटर प्लस 10 मीटर अपॉन T1 कितना है, T1 कितना है, यस 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड, ठीक है। तो मैं इसको अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं 30 मीटर अपॉन 5 सेकंड। तो फ्रॉम देयर you have the answer 6 meter per second of average speed. But in case of average velocity, अब इधर आ जाइए, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट, डायग्राम आपके सामने, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का ये गैप। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। हाँ ये यहाँ, वेरी गुड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में आपने कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला नहीं लगाना, ठीक है। इसमें तो आपने एक एक चीज को समझाया है, डायग्राम को लिया, फिर जो आपने अज्यूम करा था वो लिया, और उसके बाद जो उसने वैल्यू दे रखी थी वो लगा दी, और उसके बाद आपने तो सिर्फ ये मैथमेटिक्स लगाया, बाकी तो ये सब कुछ उसी ने दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आपने क्या ले लिया, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, बट टाइम आपने यही लेना है। वो यहां से यहां तक गया, लेकिन वो एक्चुअल में यहां से यहां तक नहीं गया था, एक्चुअल में तो वो ए से बी गया था और बी से सी। बट इन दिस केस आपने एवरेज वेलोसिटी जब लेते हो उसके अंदर टाइम तो आपने वही लेना है जो उसने एक्चुअल पाथ यानी कि डिस्टेंस के लिए करा था, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने बस शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, भले वो वहां पे क्यों ना खड़ा हो जाए, आके ऐसे गया और वापस आ गया, तो आप कहोगे सर वो तो वहां पे ही है, मैं तो टाइम लूंगा नहीं, टाइम तो आपने वही लेना है, वो तो ऊपर जीरो होने की वजह से जीरो होएगा फिर। तो अब बात आ गई है कि ए से सी तक सिर्फ 10 मीटर है,
इस 10 मीटर के अपॉन में आप क्या लगाएंगे, t1 प्लस t2, एंड फ्रॉम देयर 10 मीटर अपॉन 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड, ठीक है, और 10 मीटर अपॉन 5 सेकंड, एंड फ्रॉम देयर you will get the displacement 2 meter per second, and from there you can see, आप देख सकते हो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में से बड़ा हमेशा एवरेज स्पीड आएगा. एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, बट सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल भी होंगे. बता सकते हो वो कौन सा केस होगा? बता सकते हो कौन सा केस होगा? जब बॉडी रेस्ट पे होगी. नो, हाँ कह सकते हो, कह सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन हो, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन. कुछ करके तो देखो, और कुछ होगा ही नहीं तो आंसर कुछ होगा ही नहीं आएगा बेटा, ठीक है. उस चीज को तो मतलब अज्यूम मत करा करो कि रेस्ट पे होगी. चलो रेस्ट वाला केस ले लिया आपने, गुड, माइंड तो चला दिया है फुल. तो दूसरा रहेगा स्ट्रेट लाइन. क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन. सपोज ए से बी गया कोई ऑब्जेक्ट, इसने 10 मीटर कवर करा 2 सेकंड में, ठीक है, और नेक्स्ट बी टू सी गया, वो इसने 5 मीटर कवर करा, कितने सेकंड में ले ले इसको, 4 6 5 3 सेकंड में. अब बताइए इसके अंदर, बताइए मेरे को एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की क्या वैल्यू हो, बताइए जल्दी से. फिर आपको मैं यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन देने चाहता हूँ. यस, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख सको तो देख सकते हो कि अगर इसके अंदर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो दोनों के दोनों इक्वल आते हैं. एवरेज स्पीड डायरेक्ट करेंगे. अब टोटल डिस्टेंस 15 मीटर, टोटल टाइम 5 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ एवरेज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड. एवरेज वेलोसिटी ये इनिशियल पॉइंट 3 मीटर पर सेकंड. 3 मीटर पर सेकंड. 3 मीटर पर सेकंड आए. स्पीड में सर 3 मीटर पर सेकंड. ओके 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 ओके, वेरी गुड स्टूडेंट. एवरेज वेलोसिटी बताइए बेटा, टाइम थोड़ा कम लग रहा है मेरे को. 15 मीटर अपॉन 3 मीटर बाय 5 सेकंड, अगेन 5 सेकंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड. तो स्ट्रेट लाइन के केस में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं. तो यहां से आपको पता लगा या तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी हमेशा, या उसके इक्वल हो सकती है. तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी, ये आपका जेई मेन का क्वेश्चन है बेटा, जो कि आपके जेई मेन में इस तरह के आते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, और सॉरी लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन, ओनली लेस देन. इन चारों ऑप्शन में से बताइए विच वन इज करेक्ट. ग्रेटर देन और इक्वल टू. ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. A B C D, which one answer is correct? B. Okay, very good student. तो इस तरह से आप, आई होप आप ये चीजें समझ चुके हैं, और इसके काफी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, टिपिकल भी बनते हैं, तो वो आपने करने हैं. तो मैं एक टाइप और आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, काफी क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा मैं आपको इसके. विधि, टेक द अटेंडेंस, पार्टिसिपेंट्स में जाके स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे को ग्रुप में मैसेज करना, मेरे पर्सनल नंबर पे, सॉरी, कि कौन कौन से बच्चे अब्सेंट रह रहे, तो मैं एक बार फोन करके उनसे पूछूं. तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो आप टॉपिक कर रहे हैं उसमें आप इस चीज को समझेंगे. ए टू बी 9th क्लास में करवाया था ये क्वेश्चन मैंने, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं लेकर गए थे. अब इसमें डिटेल बहुत चलेगा, और अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए, समझ लो कंपटीशन के आपने क्वेश्चन तैयार कर लिया अपने लिए. हालांकि कंपटीशन से मेरा ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आप लोग जैसे अटेंड कर रहे हो तो मैं करवा सकता हूँ, अभी मेरे पास फुल टाइम है, ठीक है. तो ए से बी 2 पॉइंट दे रखे हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले आप ज्यादा स्पीड है उसकी, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसने ट्रेवल करा 60 किलोमीटर पर आवर ए से बी, फिर वो बी पे जाकर वापस आ गया, लेकिन अब उसे स्पीड थोड़ी कम कर ली.
40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर वो आपसे पूछता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये आप अपने माइंड में वैसे ही बिठा सकते हो कि मैं करनाल से पानीपत चला गया या घरोंडा से पानीपत चला गया, तो मैं स्पीड बना रखी थी बाइक की मैंने 40 किलोमीटर पर आवर, आते हुए मैंने 60 बना ली। लेकिन यहाँ पे मैंने उल्टा लिया कि 60 किलोमीटर मैंने जाते हुए स्पीड कर ली, काम निपटाया, वहां पर जो भी था मिलना था जिससे मिलकर काम करा और वापस आ गए 40 किलोमीटर पर आवर से। तो जहां से आप चले थे और जहां पर आप वापस पहुंच गए वहां पे आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप एवरेज वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे वापस आ जाना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। टोटल 0। और टाइम आपका भले ही यहाँ पे 10 घंटे लगे हो, 3 घंटे लगे हो, आई डोंट नो, क्या पता आप घरोंडा से पानीपत गए थे या दिल्ली गए थे, लेकिन स्पीड दे रखी है तो आपने उसके बिहाफ पर T1 प्लस T2 दोनों लिए और 0 मार्क कर दिया वेलोसिटी को कि मैं तो अब अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गया हूं, दैट्स व्हाई 0 किलोमीटर पर आवर। बट इन केस ऑफ एवरेज स्पीड में क्या करोगे? फार्मूला आपके सामने है। पहले तो ए से बी डिस्टेंस ले लिया, सपोज आपने S1, और बी से ले लिया S2, और स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वेक्टर नहीं लगाओगे तो आपको S1 और S2 लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जितना डिस्टेंस ए से बी होगा उतना ही बी टू ए होगा। आप यहां पे लिख दो, स्केलर के केस में कोई चक्कर नहीं है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। वेक्टर ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस होगा आपका ए बी प्लस बी ए। टू बी वेरी फ्रैंक, ए से बी गए, बी से ए चले गए। टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2। ओके, उसके अंदर ए बी प्लस बी ए जो आपने करा वेक्टर में, मतलब स्पीड में, एवरेज वेलोसिटी के केस में, तो वो तो 0 हो गया, लेकिन इसके केस में 0 नहीं हो रहा है, तो आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। तो जो ये क्वेश्चन है ये मैं बाद में सोल्व करूंगा, पहले आपको इसका बेसिक या जनरल टर्म बता रहा हूं। जनरल टर्म पढ़ने का इतना फायदा होता है कि आप 40-60 को देखने की बजाय S और T1 T2 को देखना शुरू कर दोगे। ये अलग भी हो सकता था, ये भी अलग हो सकता था, ये वापिस आने की बजाय आगे भी जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो क्यों ना हम S T1 और T2 से पढ़े, इसी को फिजिक्स बोलते हैं, यही +1 है, ठीक है। ये चीजें तो आपने कर रखी है, बहुत कर रखी है पहले, अब आप इनसे पढ़ा करो फिजिक्स को, ठीक है। थोड़ा सा साफ लिख देते, T2 लिख देते इसको। ए बी प्लस बी ए, T1 प्लस T2 सोल्व करिए। S प्लस S अपॉन T1 प्लस T2, S प्लस S इज इक्वल टू 2S अपॉन T1 प्लस T2। ये तो आपने डिस्टेंस का हिसाब कर दिया। बट नाउ द टाइम ऑफ सॉल्विंग और पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन दिस। T1 क्या होगा? ये क्या है? वेलोसिटी, इसको नाम दे दो V1। ये क्या है? वेलोसिटी, इसको नाम दे दो V2, क्योंकि वैल्यू अलग है, अब तो V1 V2 देने पड़ेंगे। इसमें तो वैल्यू सेम थी, जितना भी ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा, इसलिए हमने S और S ले लिया। S1 और S2 लेके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जब दोनों की वैल्यू सेम है। इनकी सेम होती तो हम इनका भी ले लेते हैं ऐसे, लेकिन वैल्यू अलग है तो V1 V2 ले लिया। T1 है, आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेलोसिटी या स्पीड कहते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या टाइम को आप डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी नहीं ले सकते? यस और नो? टाइम को डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी की रेशियो में लिख सकते हैं? यस और नो स्टूडेंट? यस सर। क्या मैं इसको S T1 की वैल्यू को A से B जो ये जा रहा है S अपॉन V1 यानी कि S अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूं? तो इस तरह से मैंने T2 की वैल्यू ले लिया और T1 की वैल्यू ले लिया है, और अब मैं इसको पुट करने जा रहा हूं यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ T1 इज S अपॉन 60 एंड द वैल्यू ऑफ T2 इज S अपॉन 40। Now solve it, hurry up because there is lack of timing. 60-40 आप इसी तरह से लिख लो, 16 to 40, 60 से 60 गया, 40 सेकेंड,
सेकंड कह रहा हूँ, एस नॉट सेकंड, इसको एस को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना, अलग से ऐसे लिखना थोड़ा सा मल्टीप्लाई में, और 40 से 40 कैंसल, 60 एस, एस इज डिस्टेंस हेयर, ये दिख रहे हैं सारे। तो यहाँ पर आ गया आपका 2s अपॉन 40 प्लस 60 100 s अपॉन 40 इंटू 60, 60 इंटू 40 हो या 40 इंटू 60 डजेंट मैटर। तो 2s अपॉन 100s, ये कहां चला जाएगा, 40 इंटू 60, s से s कैंसल, 10 से 10, 10 से 10, 4 6 जा 24, 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर इन दिस केस, कि जाते हुए 60 से था, आते हुए 40 से था, तो आपके पास ये आंसर बन गया। अगर आप इसी चीज को ऐसे देखना चाहते हो, तो ऐसे सोल्व करना चाहते हो, तो ऐसे भी कर लेते हैं। 2s अपॉन t1 की वैल्यू क्या थी, s अपॉन v1, जनरल फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। s अपॉन, ये तो 2s हो गया था ना, प्लस s अपॉन v2, तो आप इसको सॉल्व करिए। 2s अपॉन v1 v2 एलसीएम आ गया, s v2 प्लस s v1, इसके बाद क्या करेंगे आप, टू एस अपॉन s कॉमन, v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, s से s कैंसल, ये v1 v2 कहां चला जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा, एंड दिस विल गिव्स यू द एवरेज स्पीड। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, ये जनरल फार्मूला है। अगर आप डायरेक्ट ये वैल्यू लगाना चाहो, इसमें लगा सकते हो, इसमें वेलोसिटी की टर्म में कर दिया, आपको कोई और वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे, 2 इंटू 40 इंटू 60 प्लस 40 प्लस 60, देखिए आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, ये देखिए दोबारा से क्या आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस? स्टूडेंट्स कम फॉरवर्ड। हरी अप स्टूडेंट्स, टेल मी। नो सर। No, sir. ओके, sir. अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और अगर 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको कन्वर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद 18/5 मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब बात आ जाती है, सर ये आपने कैसे लिख दिया, करके देख लीजिए। सपोज 10 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। उसके बाद 10 किलोमीटर को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1000 मीटर 1 किलोमीटर को ऐसे लिख सकते हैं, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करिए, ऐसे लिख सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसल, कितना आ गया, 10 इंटू 10 अपॉन 30